लेक्चर नंबर 36। कल हम डेफिनेशन पढ़े थे फी फॉर टेक्निकल सर्विस की। मींस एनी अमाउंट रिसीव पीरियोडिकल और लमसम। पेज नंबर 53। ये पैसे चाहे आपको थोड़े थोड़े करके मिले पीरियोडिकल और इकट्ठे करके मिल जाएं, और इसमें ये भी शामिल है फॉर रेंडरिंग ऑफ। अच्छा, तीन किस्म की चीज़ें फी फॉर टेक्निकल सर्विस में शामिल होंगी। नंबर 1 मैनेजेरियल सर्विस। जैसे किसी बंदे ने जाकर किसी कंपनी में 1-2 घंटे मैनेजमेंट संभाल ली, 2-3 घंटे मैनेजमेंट संभाल ली, उसमें कंपनी को गाइड किया कि आपके इतना सेल्स स्टाफ होगा, आपका इतना प्रोडक्शन स्टाफ होगा, इतने घंटे आप काम किया करेंगे। मैनेजमेंट टिप्स दे दी किसी को। टेक्निकल सर्विस किसी कंपनी को जाके आपने दे दी। मिसाल के तौर पे आप इंजीनियर हैं, आपने किसी कंपनी को बता दिया प्लांट को कैसे चलाना है और प्लांट में मसले आ गए उनको कैसे सही करना है। आपने कंसल्टेंसी सर्विस किसी कंपनी को जाके दे दी। कंसल्टेंसी क्या होती है? मशवरा। उस कंपनी ने मशवरा मांगा कि हमें अपना कैपिटल बढ़ाना चाहिए, हमें अपना कारोबार एक्सपेंड करना है, आप कोई मशवरा दे दो। तो ये तीनों किस्म की सर्विसेज आर कॉल्ड एज मैनेजेरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी। ऑल ऑफ थ्री आर कॉल्ड एज, बोलें, टेक्निकल सर्विसेज। और जब भी आप टेक्निकल सर्विस देने जाएंगे ना, याद रखिएगा, इसमें आप किसी और टेक्निकल स्टाफ को भी साथ लेके जा सकते हैं और नॉन टेक्निकल स्टाफ को भी साथ लेके जा सकते हैं। अदर पर्सनल से मुराद नॉन टेक्निकल स्टाफ, और टेक्निकल से मुराद आप अपने सबऑर्डिनेट्स लेके चले जाएं कोई भी। तो जब भी आप टेक्निकल सर्विस देने जाएंगे उसमें कोई और टेक्निकल स्टाफ भी साथ लेके जा सकते हैं और अदर पर्सनल भी साथ लेके जा सकते हैं, नॉन टेक्निकल स्टाफ। अच्छा, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन एक चीज इसमें शामिल नहीं है, रिसीट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अच्छा, अब ये बात जरा आपने गौर से समझनी है, इसका क्या मतलब है। असल में ना ऐसा हो सकता है कि ये लोग 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हों। इट इज पॉसिबल कि ये लोग 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हों, यानी कि वहां मुलाजिम हो। अब अगर एक बंदा मुलाजिम है और टेक्निकल बंदा है तो वो तो आपका इंजीनियर एम्प्लॉय है, वो तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो तो 8 घंटे रोजाना आता है, काम ना भी हो तो आता है वो रोजाना, और वो तो 10 साल से आपका एम्प्लॉय है। तो सैलरी अगर आप किसी टेक्निकल बंदे को देने लगे तो इसे नहीं कहा जाएगा फी फॉर टेक्निकल सर्विस। इससे पहले एक और बात समझ लें जो 2 हज़रात लेट आए हैं, कि टेक्निकल सर्विसेज आमतौर पे फॉल करती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। टेक्निकल सर्विसेज आमतौर पे फॉल करती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में बंदा नौकरी शुरू कर दे तो फिर ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगी, फिर ये उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। मिसाल के तौर पे सर आसिफ तो राइज में सैलरी कमा रहे हैं। सर आसिफ तो कोई ना मैनेजेरियल काम कर रहे हैं, ना टेक्निकल, ना कंसल्टेंसी, राइज में बस सैलरी कमा रहे हैं। अब किसी कंपनी के अंदर जाके ये 3 घंटे की कोई कंसल्टेंसी दे दें, किसी कंपनी में जाके 3 घंटे की कंसल्टेंसी दे दें, तो इन्हें कहा जाएगा कि आप कौन सी इनकम कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विस। और ये इनकी सर आसिफ की कौन सी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कंपनी में साल से 2 घंटे के लिए ये सर्विस देने गए हैं उस कंपनी में अगर कोई नौकरी के ऊपर 8 घंटे के लिए बंदा ही रख लिया हुआ उन्होंने जो टेक्निकल काम करता है, तो उसकी भी सैलरी जो है, उसकी भी अमाउंट जो पेमेंट हो रही है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाए। वो अदर सोर्स में नहीं जाएगी, बल्कि वो क्या होगी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, वो सैलरी होगी। तो जो बंदा वहां 8 घंटे काम कर रहा है वो कौन सी इनकम कमा रहा है, और जो बंदा वहां 2-3 घंटे के लिए सर्विस देने जा रहा है वो कौन सी इनकम कमा रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है मोहतरम, वो पीरियोडिकल हो या लमसम में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी बुलाए या 4-5 दफा बुला के इकट्ठे पैसे दे दे। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसमें जो आपने मटेरियल सप्लाई करना है उसका रेवेन्यू है 90 मिलियन, और जो आपने मैप बनाने की सर्विसेज देनी है, मैप बनाने की सर्विसेज देनी है, वो है 5 मिलियन। तो टोटल 95 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये 5 मिलियन टेक्निकल सर्विस नहीं समझा जाएगा, ये 5 मिलियन टेक्निकल सर्विस, क्योंकि मेन प्रोजेक्ट टेक्निकल नहीं है, मेन प्रोजेक्ट है आपने बिल्डिंग बना के देनी है। वो तो लोग बना के देते रहते हैं, आपको पता है, बिल्डिंग बनाना कोई टेक्निकल काम नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग के लिए मैप बनाना या बिल्डिंग के अंदर इंजीनियर की सर्विसेज देना वो टेक्निकल काम है। जब मेन काम, और एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे का मेन काम जो है वो बिल्डिंग्स बनाना हो, वो अपने इस 95 मिलियन की इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस कहता है,
मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का क्या कारोबार होता है बोले, बिल्डिंग्स बना के देना। तो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल सर्विस भी डाली गई है, लेकिन उस टेक्निकल सर्विस ने अपनी हैसियत लूज कर दी और इसकी पूरी 95 मिलियन की इनकम अदर सोर्स में चली गई, ये पूरी बिजनेस में चली गई, पूरी बिजनेस में चली गई। तो अगर किसी मेन काम में आप छोटा सा काम डाल के करें तो ऐसी सूरत के अंदर सारी की सारी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी। अब टेक्निकल काम भी है 5 मिलियन का, लेकिन ये टेक्निकल नहीं कहा जाएगा और पूरा 95 मिलियन इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। जल्दी नोट किया करें, नोट वेस्ट टाइम। कल से क्लास पूरे 7:15 पे शुरू हो जाया करेगी। थोड़ी सी हिम्मत करके लेट आने वाले एंड से बैठना शुरू किया करें, सबको आसानी हो जाएगी, आपको भी आने वालों को भी। थोड़ा दिल को समझाने की बात होती है, साइड पे बैठ के भी कुछ नहीं हो जाएगा। ओके, तो अगर मेन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक सब कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल सर्विस का भी हो तो वो अपनी हैसियत लूज कर जाएगा। इससे दूध और मलाई पड़ी हो तो कोई ये कोई नहीं कहता मलाई पड़ी हुई है, पूरे देगचे में दूध पड़ा हुआ है, मलाई बोनस है। पॉइंट ए, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। सर्विसेज कितनी है कंस्ट्रक्शन में, 5 मिलियन की, और मेन कंस्ट्रक्शन कितने की हो रही है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर असेंबली। असेंबल क्या होता है, प्लांट को असेंबल करना। अब आपने प्लांट मंगवाया बाहर के मुल्क से, 90 मिलियन का प्लांट है, 5 मिलियन का असेंबल होगा, तो मेन काम असेंबल करना है या प्लांट है, प्लांट है। तो सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज रेंडर्ड फॉर असेंबली, और अब मिलता जुलता प्रोजेक्ट। तो ये सर्विसेज अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएंगी और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो दो चीजें एक्सेप्शन में है, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी और एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, उसमें मिलती, उसमें छुपी हुई टेक्निकल सर्विसेज, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से बाहर निकल जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकम फ्रॉम सैलरी में वो हो गया था ना अमेरिकन एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाला, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी हो गया था, जिसमें प्रोविडेंट फंड वाला दोनों हो गए थे। किए, हाथ खड़ा करें, किए थे या ऐसे कह रहे हैं, किए थे। अच्छा, बाकी जरा शर्मिंदा हो जाए थोड़े से, और वो भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, सैलरी के चैप्टर में आ जाए, पेज नंबर, ये परसों टेस्ट जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं कोई नहीं? अच्छा चलें, मर्जी आपकी। पेज 82, पेज 82 पे ये कॉन्सेप्ट हमारा रहता था, टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी देना। इसको देख लेते हैं, टेबल और कैलकुलेटर निकाल लें, पेज चैप्टर 4 वाले टेबल भी आपके पास होने चाहिए, कैलकुलेटर भी आपके पास होना चाहिए। ओके, मिस्टर ए हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, ए ने ये फॉलोइंग डेटा आपको प्रोवाइड किया है। बेसिक सैलरी, अच्छा ये कैलकुलेशन अब मैं जिस तरह करवाऊंगा ना, बस उस तरह आपने सीख लेनी है, कोई ज़्यादा सवाल जवाब करके टाइम नहीं ज़ाया करना। मेरे ख्याल से सिलेबस भी खत्म करने की तरफ हमें मूव करना चाहिए, बजाय कि बिला वजह सवाल जवाब करके साइंसदान बने। जो कैलकुलेशन का तरीका बता दिया जाए बस उसी के ऊपर हैं आप। बेसिक सैलरी 3,40,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस है 1,30,000 पर मंथ, और ये लाइन है बड़ी खतरनाक सी लिखी हुई है कि टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। सैलरी के ऊपर टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर सैलरी पे टैक्स बर्दाश्त करने को तैयार है। तो लेट्स स्टार्ट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जी। इनकम फ्रॉम सैलरी इस बंदे की हम निकालते हैं जी। बताएं बेसिक सैलरी कितनी है, कितनी, कोई एक 3,40,000 पर मंथ जी, 408। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, जी मोहतरम, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, 1560,000, ये इसका हाउस रेंट अलाउंस हो गया। ओके चलें, अब टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, सैलरी के ऊपर टैक्स एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त करना है। तो टैक्स ऑन सैलरी भी फिर एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है।
और ये बेनिफिट भी उसकी आ जाओ इधर आगे आ जाओ, ये बेनिफिट भी उसकी सैलरी में ऐड होगा, क्योंकि एम्प्लॉय आमतौर पे तो खुद टैक्स देता है, लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा है तुम्हारा टैक्स मैं दे देता हूं, मत परेशान हो। तो टैक्स ऑन सैलरी की एक वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। टैक्स ऑन सैलरी, अच्छा जी मुझे सब टोटल बता दें यहाँ कितना आ रहा है, 5640,000। ओके, अब मोहतरम हम कैलकुलेशन करने लगे हैं कि इन साहब को कितनी टैक्स सेविंग होगी, यानी टैक्स जो इनका बचेगा वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से बच रहे हैं जी। सैलरी कितनी है जी एज पर कैलकुलेशन, 5640,000। इस सैलरी के ऊपर टैक्स देगा एम्प्लॉयर, 5640,000 की सैलरी के ऊपर टैक्स देगा एम्प्लॉयर। ओके, सारी ही सैलरी है तो टेबल 2 लगाना पड़ेगा। कैलकुलेटर्स हाथ में होंगे तो आज की कैलकुलेशन समझ आनी है। पेज नंबर ये, टेबल नंबर सीरियल नंबर 7। तो 5 मिलियन से 8 मिलियन के दरमियान इसकी जो है वो सैलरी है, तो 670,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। एक ही दफा बना दें जगह, भाई आप भी आगे आ जाओ यार, थोड़ा थोड़ा इधर भी जगह बना दें एक ही दफा। एक ही दफा नहीं बनाई फ्लो में जगह, एक ही दफा बना दें। तो ये नहीं, एक ही दफा नहीं होती, ये एंड पे चलेंगे, नजर आता रहेगा। अच्छा जी ओके, चलें जी टैक्स निकालें 5.6 मिलियन पे, 5640,000 पे 670,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन जी, 670,000 प्लस 22.5% ऑफ 640,000 जी, 814,000। तो मोहतरम ये इसका जो है फर्स्ट रो में आ जाए, फर्स्ट ये इसका टैक्स जो है बन गया बोले 56,40,000 पे। तो अब जरा बात आपने गौर से सुननी और समझनी है। 56,40,000 पे टैक्स कितना है, 8,14,000। अब लेट आने वाले सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, 56,40,000 पे टैक्स कितना है, 8,14,000। एम्प्लॉयर ने ये कहा ये टैक्स मेरी तरफ से, ये टैक्स मेरी तरफ से, आप परेशान ना हो। अब जब ये टैक्स एम्प्लॉयर ने मुंह से कहा कि मेरी तरफ से, तो मोहतरम याद रखिएगा इसी सूरत में एम्प्लॉय को एक बेनिफिट होगा। वो टैक्स जो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से देना था 8,14,000, वो 8,14,000 एम्प्लॉय अपनी जेब से नहीं देगा, बल्कि एम्प्लॉयर अपनी जेब से देगा। लॉ मेकर उसे ये कहेगा कि तुम्हें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से फायदा हो गया। 56,40,000 पर जो टैक्स बनता था 8,14,000 एम्प्लॉय, वो तुमने अपनी जेब से देना था, अब कौन दे रहा है तुम्हारी जगह, एम्प्लॉयर। ये फायदा हो रहा है तुम्हें, तो इस फायदे को सैलरी में ऐड करो। स्टेप 2 परफॉर्म करने लगा मैं, इस फायदे को सैलरी में ऐड करो और सैलरी में ऐड करके दोबारा टैक्स निकालो, क्योंकि ये टैक्स तुम्हारा कौन देने को तैयार हो गया है, एम्प्लॉयर। यही पेज 83 पे लॉ की प्रोविजन में लिखा हुआ है ना, कि वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे द टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स देने को तैयार हो जाए, ऊपर देख लें, द एम्प्लॉय सैलरी शैल बी बढ़ा, द एम्प्लॉय सैलरी शैल बी बढ़ा बाय द टैक्स पेएबल बाय एम्प्लॉयर। जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे करना होगा उस एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। चलें, सैलरी शैल बी बढ़ा, ग्रॉस अप बढ़ा। पहले सैलरी कितनी थी बिफोर, 56,40,000 थी, इस पे टैक्स कौन देने को तैयार हो गया, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय को खुशी कितने की हुई, 8,14,000 की। जी बताएं, 6454,000। ये टैक्स कौन देने को, ये इनकम किसकी बन गई, एम्प्लॉय की, रिवाइज सैलरी इनकम। अब एम्प्लॉयर कहेगा यार पहले तेरी सैलरी थी 56 लाख, उस पे था टैक्स 8,14,000। जब मैंने 56 लाख पे 8,14,000 देने को तैयार हुआ, तो लॉ मेकर को हुई तकलीफ कि तुम इसे फायदा क्यों दे रहे हो। लॉ मेकर ने 56 लाख की सैलरी में 8,14,000 का फायदा ऐड करवा दिया। जब वो फायदा ऐड हुआ, तुम्हारी नई सैलरी बन गई 64 लाख। अब इस 64 लाख पे मैं टैक्स दूंगा, तुम परेशान ना होना। मैंने जब मुंह से कह दिया मैं टैक्स दूंगा, तो मैं टैक्स दूंगा, तुम परेशान ना हो। इस पे टैक्स कैलकुलेट करें जी, 64 लाख पे 6.4 पे, ये 6.4 भी लकीली उसी सीरियल में गिर रहा है, सीरियल नंबर 7 में गिर रहा है जी। 6,70,000 प्लस ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन 1454,000 जी, 997150 997150। ओके,
अब होगा क्या कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहेगा कि मोहतरम आप परेशान ना हो, ये टैक्स मेरी तरफ से है, ये टैक्स मेरी तरफ से है, आप परेशान ना हो, ये मैं आपकी जगह जमा करवाऊंगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब जब लॉ मेकर कहेगा कि पहले तुम उसका 8,14,000 टैक्स जमा कराने को तैयार थे, वो हमने उसकी सैलरी में ऐड कर दिया, अब तुम उसका 997 भी जमा करवाने को तैयार हो, खुदा का खौफ करो, सोच के बोलो। एम्प्लॉयर ने कहा जी मैं ये भी तैयार हूं। तो लॉ मेकर ने कहा फिर तो हमने उसकी इनकम 814 ऐड किया, उसको बेनिफिट तो 997 का मिलेगा। हमने तो उसकी इनकम में 814 ऐड किया, हालांकि तुम उसे कह रहे हो तुम उसे 997 का टैक्स उसका अपनी जेब से पे कर दोगे। चलें जी, लगे रहे आप। स्टेप 3, अच्छा सैलरी बिफोर कितनी है? नहीं ये वाली नहीं लेनी, यही लेनी है, 56400000। अब टैक्स इस पे रिवाइज्ड वाला कितना बनता है? 997150 जी। इनकम दोबारा बता दें। 665150। अच्छा जी, अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें। इसके ऊपर एम्प्लॉयर कहता है मैं टैक्स दूंगा, तो परेशान ना हो। 64 लाख की बजाय तू 66 लाख कमा रहा है, परेशान ना हो, टैक्स मेरी तरफ से जी। सीरियल वही लगेगा जी, हर बार ही एम्प्लॉयर कहेगा। बहुत सखी लोग हैं दुनिया में, आप शायद हम जैसे कंजूसों में रह के इस तरह की बातें पूछ रहे हो, बहुत सखी लोग हैं दुनिया में। ओके जी बोलें। 6 लाख प्लस 22.5%। क्वेश्चन खोला हुआ है आप लोगों ने? सोल्यूशन खोला हुआ है? क्वेश्चन खोला हुआ है, मैंने कहा शायद सोल्यूशन खोला हुआ, लूट मची हुई है। 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन जी। कितना? 1637 1038 चलें यहां तक नोट कर लें। ये तैयारी करते रहेंगे नोट करने की, या नोट कर रहे हैं? ओके ओवर। अब जी इधर आ जाएं। टैक्स बोन बाय एम्प्लॉयर, हालांकि आगे भी स्टेप्स में वर्किंग की जा सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आईकैप भी बस 3 स्टेप पे वर्किंग रोक देता है, बहुत ज्यादा फिर लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इतना क्या करना, तो बस रोक दें कैलकुलेशन को। जहां टैक्स बोन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो टैक्स बर्दाश्त करे, कितना करे जी? 1038 जी। बता दें ये रिवाइज अब सैलरी इनकम दोबारा कितनी बनी? 6678,359। इसको क्लोज कर दें, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, और टैक्सेबल इनकम पे टैक्स निकालें 6678,359 पे। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी टैक्स निकालना बाकी है, अभी तो टैक्स निकालना है। अगेन सीरियल नंबर 7 लगेगा जी, बताएं। 670,000 प्लस 22.5% ऑफ 167835 1047631 अच्छा, अब ये जो टैक्स बनता है 1047631, इसमें से 1038359 जो हमने उधर निकाला था, ये टैक्स एम्प्लॉयर ने आपका दे दिया, इसी को आपने यहां माइनस किया करना है। लेस टैक्स ऑलरेडी पेड
बाय एम्प्लॉयर ड्यू टू 3 स्टेप वर्किंग, ऑलरेडी जो एम्प्लॉयर पे करने को तैयार है, दैट इज 10359 अब भाई ये जो 9,272 रुपये टैक्स आ रहा है, 9272 का टैक्स आ रहा है, ये हमारे कैलकुलेशन की कंजूसी की वजह से आ रहा है। हालांकि टैक्स पेएबल बाय एम्प्लॉय 0 होना चाहिए, हमने जो 3 स्टेप के ऊपर वर्किंग रोक दी है उस वजह से ये 9272 आ रहा है। इस 9272 की जरा आइडियली 0 आना चाहिए था टैक्स, क्योंकि सारा टैक्स किसने बर्दाश्त करना है, एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त करना है। लेकिन हमने स्टेप 3 पे वर्किंग रोक दी जिस वजह से ये आ रहा है। आइडियली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, फिर स्टेप 4, 5, 6, 7 तक वर्किंग होती है, चलते चलते एक मौका ये आ जाता है कि यहाँ 2-3 रुपए टैक्स आता है। तो एक्चुअली वर्किंग इसी तरह स्टेप्स के अंदर होती है, लेकिन मजबूरी में हम स्टेप 3 पे वर्किंग रोक देते हैं कि बहुत बस लिमिट होगी ना, अब यही काम तो नहीं करना पूरे पेपर में। तो इस वजह से ये जवाब 0 नहीं आ रहा, वरना ये जवाब 0 आना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने क्या मुंह से कहा था, तुम्हारा टैक्स कौन देगा, एम्प्लॉयर ने कहा था मैं दूंगा, तो फिर टैक्स होना फिर 0 चाहिए। लेकिन अनलकीली हमारी कैलकुलेशन कह रही है कि एम्प्लॉई ने हुकूमत को जमा करवाना है 9272। आइडियली ये 0 होना चाहिए था। ये बात आप यहां लिख लें, लिखी भी है चलें फिर तो ठीक है। ये देखें, आइडियली इट शुड बी ₹0। अगले सफे पे आइडियली ये 0 होना चाहिए, बट वी हैव स्टॉप द कैलकुलेशन एट स्टेप 3। हमने स्टेप 3 पे वर्किंग रोक दिया है, सो इट इज नो, ये क्या, सो इट इज नॉट 0। अच्छा जी, इस कैलकुलेशन का तरीका देख लें। ये कैलकुलेशन पहली और आखिरी दफा हमारी क्लास में हुई है, इसलिए इस कैलकुलेशन का तरीका आपने जरा देखना है। जब एम्प्लॉयर कहा करेगा, पेपर में ये लाइन आया करेगी, टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, या टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉय की सैलरी पे कौन टैक्स देने को तैयार है, एम्प्लॉयर। तो आपने उसकी सैलरी निकाला करनी है विदाउट दिस बेनिफिट। इस बेनिफिट के अलावा एम्प्लॉय की सैलरी निकाल ली 5640,000। इस 5640,000 को आपने इधर लिख दिया, देखते रहिएगा। अब 56,40,000 पे टैक्स बन रहा था 8,14,000। एम्प्लॉयर ने कहा ये 8,14,000 मेरी तरफ से मैं देता हूँ, परेशान ना हो, मैं देता हूँ। हुकूमत ने कहा यार मजे लगवाए में तूने इसके, इसका मतलब है ये बंदा बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस नहीं कमा रहा, सिर्फ ये 8,14,000 भी तेरी वजह से सेव कर रहा है, सादा सी बात है। तो इसकी सैलरी बढ़ के हो गई 56 लाख की बजाय 64 लाख, इसकी सैलरी बढ़ के 64 लाख पे चली गई। अब जब इसकी सैलरी हुई 64 लाख तो उस पर रिवाइज टैक्स आया 997150। अब जब नया टैक्स आया 997150 तो वही एम्प्लॉयर जो पहले कह रहा था मैं इसका 814 देने को तैयार हूं, उसी ने अपने मुंह से बोल दिया मैं इसका 997 भी देने को तैयार हूं। तो लॉ मेकर ने कहा अगर तू ये भी देने को तैयार है तो ये तो उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बंदा सिर्फ बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस नहीं कमा रहा, ये इसके साथ साथ जो है वो 997 भी तेरी वजह से कमा रहा है। तो इसकी सैलरी को रिवाइज कर दो। अब इसकी सैलरी 64 लाख से बढ़कर 66 लाख पे चली गई, 64 लाख से बढ़कर 66 लाख पे चली गई, और इस पर रिवाइज टैक्स बना 9 लाख की बजाय 10 लाख। अब ये 10 लाख भी एम्प्लॉयर देने को तैयार है, इसको हमने सैलरी में ऐड किया और उसके बाद आगे कैलकुलेशन परफॉर्म किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो कुछ लोग पूछते हैं, वो असल में ऐसी बात फैल जाएगी, ज़रूरत कोई नहीं है। मैंने आपको मशवरा ये दिया है कि जो पहले वाला टैक्स है ये भी आपने 56 लाख में ऐड करना है, और ये जो दूसरे वाला टैक्स आया है ये भी आपने 56 लाख, यानी बेस इसी को बनाना है। इसी को यहाँ लिख के पहले वाला टैक्स ऐड किया स्टेप 1 वाला, और इसी को यहाँ लिख के स्टेप 2 वाला टैक्स ऐड किया। तो अब कुछ बच्चे जो है वो ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि यार अगर हम 64 लाख को यहाँ लिख लेते तो भाई फिर भी हो जाना था, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाना था। फिर अगर आप 64 लाख को यहाँ लिखते फिर आपको ना इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना पड़ना था। अब वो फिर लंबी बात हो जाएगी, मैं कर नहीं रहा। ऐसे तरह देखें, अगर 56 लाख को मैं यहाँ लिख लूँ, सॉरी 64 लाख को मैं यहाँ लिख लूँ, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस जरा लें, क्या है 997150 का। असल में ये जो 814 की टॉपिंग इसमें ऐड हुई है ना, उसकी वजह से ये टैक्स 997 नहीं हुआ, इसमें 814 तो पुराना वाला टैक्स भी पड़ा हुआ है, उसकी वजह से इन दोनों का डिफरेंस क्या है 183। तो 814 पे असल में 183,150 इसमें ऐड हुआ है।
तो ये 183150 जो आपने निकाला है अभी कैलकुलेटर पे, ये तरह पकड़े 183150 और इसको जमा करें 6454000 में, फिर 6454000 में नहीं 6454000 में ऐड करें वो जो फिगर आपने निकाली है 6637150। तो ये पता नहीं क्या कैलकुलेशन हमने की है, छोड़े परे। किसी एक दो बंदे के जहन में सवाल आ जाता है, फिर ग्रुप में भी बिला वजह सवाल पूछते हैं। मैंने पहले बोल दिया था जिस स्टेप से मैं चल रहा हूँ बस आप कर दें, बात खत्म है। आगे बात को जितना मर्जी फैलाना फैला ले, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो 5640000 को पकड़ा करना है और स्टेप 1 वाली फिगर ऐड कर दिया करनी है, फिर 5640000 को पकड़ा करना है और स्टेप 2 वाली। बस इसको नहीं छेड़ना, ये एक दफा पकड़ लिया ना आपने, इसका दामन नहीं छोड़ना। चलें अगला सवाल, क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस करें इसकी। क्वेश्चन 2, अच्छा क्वेश्चन 1 में क्या ऐसा लिखा हुआ था कि जो हमें ये करना पड़ा? क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ था टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर या पेड बाय एम्प्लॉयर। मिस्टर ए प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल। क्वेश्चन 2 अगले सफे पे। बेसिक सैलरी वही है, हाउस रेंट अलाउंस वही है, कैपिटल गेन जो है वो 6 लाख रुपया। कैपिटल गेन कितना है? 6 लाख रुपया। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर उसकी सैलरी पे टैक्स बर्दाश्त करेगा या उसके कैपिटल गेन पे भी? एम्प्लॉयर उसकी सैलरी पे टैक्स बर्दाश्त करेगा या उसके कैपिटल गेन पे भी? सिर्फ सैलरी पे। अच्छा, किधर है डस्ट? अब हम जो है वो मैंने डेटा सवाल का सेम रखा है ताकि जरा जल्दी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 340 बेसिक सैलरी, 130 हाउस रेंट अलाउंस, कैपिटल गेन 6 लाख। इसी तरह 340,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, 130 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, ये आ जाएगी सैलरी, बट ये सैलरी है बिफोर बेनिफिट। सैलरी को पकड़ेंगे 56,40,000 को इस स्टेप्स में ले जाएंगे, फिर वही सारा सलूक करेंगे और ये फिगर निकल आएगी जो एम्प्लॉयर टैक्स देने को तैयार है। तो इसका हम ऐड करेंगे, टैक्स ऑन सैलरी टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर कितना जी? 1,038,359। इसको लिखेंगे और सब टोटल करें जी। डबल 6,7,8,359। मोहतरम ये इसकी आ गई है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इसकी कौन सी इनकम आ गई है? अब मैं इसमें क्या ऐड करने लगा हूं? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ताकि इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाए। जी बोले 6 लाख, ये आ जाएगी इसकी टैक्सेबल इनकम 7,2,359, 7,2,7,8,359। अच्छा, अब मोहतरम आपने इसका क्या निकालना है? टैक्स। लेकिन यार एक बात याद रखिएगा, ये वाली कैलकुलेशन हमेशा टेबल 2 लगा के होगी, हमेशा ये वाली कैलकुलेशन टेबल 2 लगा के होगी। अभी आपको लिखवा भी देता हूं, लेकिन यहां पर कोई जरूरी नहीं है टेबल 2 लगे। यहां पर तो हम एक काम करते थे, वो जरा करें काम आप, इसका 75% लें, 7,2,7,8,359 का 75% लें, 5,458 आ गया। इसको कंपेयर करें सैलरी से, पता नहीं कुछ बच्चे ही सैलरी से जाके कंपेयर करे होते हैं, ओ भाई ये सैलरी है यार, ये सैलरी है। इसको कंपेयर करें इनकम फ्रॉम सैलरी टोटल से, तो सैलरी ज्यादा आ रही है, इसके साथ ज्यादा गलत लिखना चाहिए। तो इसका मतलब है कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 2 लगेगा। तो यहां पर खड़े होकर डिसाइड किया करना है टेबल 1 2 लगेगा या नहीं जी। टेबल 2 के मुताबिक 7,2,7,8,359, ये सीरियल नंबर 7 जी। 6 लाख प्लस 22.5% ऑफ 2,7,7,8,359 जी 631। अब इसका 11,82,000 टैक्स बनाए, 11,82,000 टैक्स बने, लेकिन इसका 10 लाख टैक्स एम्प्लॉयर देने को तैयार है। तो ये आपने उसी तरह माइनस किया करना है, लेस टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर एज इट इज, वो फिगर 1,038,359, 1,4,4,2,7,2।
ये नहीं आइडियली जीरो आना चाहिए, ये जीरो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें तो कैपिटल गेन का टैक्स भी है। तो ये इधर नहीं ऐसे सोचना कि आइडियली इट शुड बी जीरो, फिर दिमाग जीरो होगा इस वक्त अगर ऐसे सोच रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो एंड पे नोट नहीं लिखना आइडियली इट शुड बी जीरो, क्योंकि वो भी आपकी जिंदगी से लाइफ से गुजरा हुआ है, उसको पता है ये क्यों आता है। लेकिन जहाँ नोट लिखने को कहा जाए वहां जरूर लिख के आना है। जैसे एक जगह लिखवाया था अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इज नॉट गिवन सो आई एम ओनली एडिंग 45% ऑफ बेसिक सैलरी। जहाँ नोट लिखने को कहा जाए वहां नोट लिख के भी आना है, दे के भी आना है। ओके चलें जी, 144272 टैक्स पेबल विद रिटर्न का लफ्ज मैंने लिखा हुआ। रिटर्न मीन साल के आखिर में जो आप टैक्स कैलकुलेशन जमा करवाते हैं। ओके चलें जी, चलें अगला सवाल। आ जाए क्वेश्चन 3। तो कैमरा उधर रखो जरा। क्वेश्चन 2 कुछ लोग नोट कर रहे थे। नोट क्या करना था, बस वो किताब में दिया हुआ वहीं से देख लेना था आपने। ओके आ जाओ वापस। ये अब आप लोग करेंगे सवाल जाके तो समझ आएंगी चीजें, ऐसे करे बगैर नहीं आना ये समझ। Mr. B provided the following detail. Question 3. Basic salary is 40,000 per month and house rent allowance is 30,000 per month. तो 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, you will get 480 guy and हर guy अगर 30,000 को मल्टीप्लाई करें 12 से 3,60,000. Tax of 500 will be borne by employer. Employer ने कहा मैं 500 रुपए टैक्स बर्दाश्त करता हूँ। एम्प्लॉयर ने कहा तेरा 500 टैक्स मेरी तरफ से, तो बस 500 को ऐड कर दें। अब तो स्टेप 3 करने की जरूरत नहीं है, 500 को ऐड कर दें और आपकी सैलरी इनकम टैक्सेबल इनकम निकल आएगी और फिर आप इस पे टैक्स निकालेंगे। वो निकला है 12025 और फिर यही वाला 500 यहाँ पे लाके आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस अगले सफे पे यही हुआ है, 500 माइनस हुआ है। तो ये 500 अब यहाँ माइनस करेंगे, यू विल गेट द टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। अब सारा टैक्स एम्प्लॉयर बर्दाश्त नहीं कर रहा था, सिर्फ 500 टैक्स आपका बर्दाश्त कर रहा था, तो 500 को हमने ऐड किया बस। ये क्वेश्चन 4 आपके होमवर्क के लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी जरा। एम्प्लॉयर विल हिमसेल्फ पे द टैक्स ऑन एम्प्लॉयज सैलरी। ओवर। एक और छोटा सा और पॉइंट रहता है प्रोविडेंट फंड जैसा, वो निकाल लें। जी किधर है, ये रहता है पेज 103 पे। ओके अच्छा है कि सुपरएनुएशन फंड ये भी प्रोविडेंट फंड की तरह का होता है। सुपरएनुएशन फंड ये भी प्रोविडेंट फंड की तरह का होता है। इसमें भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होता है और इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है और इसमें इंटरेस्ट भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। ये जो पैसे हैं अगर ये एक ही दफ़ा बात सुनिएगा प्लीज़, बार बार सवाल नहीं पूछना। और व्हाट्सएप में तो मैं ऐसे ही इस पर पाबंदी लगाऊंगा, अगर उनको इस प्रोविजन को बाद में मेरे से पूछने आखिरी दिनों में तो फिर इसकी अभी रिकॉर्डिंग कर लें। तो बात सादा सी होती है, ऐसे ही बार बार हर कोई पूछ रहा होता है भाई इसको ज़रा रिवाइज करा दें। तो एक ही दफ़ा सुन लें, आसान सी बात है, उसके साथ नोट नहीं करते हुए बाद में सवाल पूछ रहे होते हैं। अच्छा ये जो सुपरएनुएशन फंड के पैसे हैं अगर आपको डेथ के बाद मिले आपके वरसा को तो उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी माफ है, आपको जो मिला उसका इंटरेस्ट भी माफ है, जितने पैसे आपको मिल रहे हैं सारे के सारे माफ हैं। अगर कब मिले, डेथ के बाद। लेकिन अगर डेथ से पहले मिल गए तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पे टैक्स देना है। बस बात इतनी सी खत्म हो गई। अगर डेथ के बाद मिले तो सब कुछ माफ है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो आपको पता है वैसे ही वो सैलरी का पार्ट होता है ना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, अक्यूमुलेटेड बैलेंस सब माफ है अगर डेथ के बाद मिले। और अगर डेथ से पहले मिल गए तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल है और इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। टैक्स ट्रीटमेंट फॉर सुपरएनुएशन फंड इज एज अंडर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट इज exempt और पेमेंट ऑफ accumulated बैलेंस फ्रॉम फंड ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी इज आल्सो exempt। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी माफ है, इंटरेस्ट भी माफ है। हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट आ रहा होता था सवाल में, हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट भी माफ है। और जो रिटायरमेंट के वक्त पैसे मिले थे, जैसे 9,41,000 मिले थे ना, वो तो प्रोविडेंट फंड का सवाल था। तो रिटायरमेंट के वक्त कितने पैसे मिले थे याद आ रहा होगा आपको, याद होगा ना, याद हो, मुझे याद है वो 9,41,000 मिले थे ना अक्यूमुलेटेड बैलेंस। तो अक्यूमुलेटेड बैलेंस भी सारा माफ है। अच्छा वैसे ये किस फंड जैसा लग रहा है आपको, गवर्नमेंट फंड जैसा नहीं लग रहा?
कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी माफ, हर साल इंटरेस्ट भी माफ, और रिटायरमेंट के वक्त जो मिलने वाला है 9,41,000 है वो भी माफ है। तो ये तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की खासियत थी। क्लियर? तो अगर तो डेथ के वक्त ये पैसे मिले तो फिर तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट फंड जैसा है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जैसा है नहीं। उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी माफ था, इंटरेस्ट भी माफ था, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसे मिल रहे थे वो भी माफ थे। इधर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी माफ है, इंटरेस्ट भी माफ है, और डेथ के टाइम पे जो पैसे मिलेंगे वो भी माफ है। लेकिन अगर आप कहें मैंने अपनी जिंदगी में पैसे निकालने हैं, तो फिर जिस वक्त आप पैसे निकालेंगे उस वक्त सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और सारे सालों का इंटरेस्ट वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जैसा है। कितने लोगों को याद आ रहा है? हाँ, बस इतने लोगों को काफी है जो साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये फिर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जैसा है। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की खासियत क्या थी? एंड पे जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस होता था उनमें से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सारे सालों का और इंटरेस्ट सारे सालों का इनकम ऐड होता था। वेयर एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट इज रीपेड टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम के दरमियान जो है वो आपको मिल जाए। टैक्स ऑन दैट अमाउंट वुड बी डिडक्टेड एट द रेट एप्लीकेबल टू द ईयर ऑफ, फिर उस अमाउंट पे टैक्स काटा जाएगा। टैक्स ऑन दैट अमाउंट वुड बी डिडक्टेड, फिर उस सैलरी पे टैक्स काटा जाएगा आपकी। रेट कौन सा होगा? जो उस साल का रेट था जिस साल पैसे निकाले। ऐसी मुश्किल से इंग्लिश में बात आसान है। और किस साल के रेट पे टैक्स लगेगा? जिस साल वो पैसे आपने विड्रॉ किए। तो बता दें किस सूरत में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट माफ है और अक्यूमुलेटेड बैलेंस भी बल्कि माफ है, जब आप डेथ के बाद पैसे निकलवाएं आपके वुरसाइज फंड में से। और अगर इस फंड में से आप मरते नहीं जीते जीते पैसा निकलवा लें तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पे रेट लगेगा उस साल का जिस साल आपने वो पैसे निकलवाए, उस साल का टैक्स रेट लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे भी होता है। इंटरेस्ट पूरा जितना भी फंड में पड़ा हुआ है, जो भी हो रही है। अच्छा जी, तो इट्स ओवर नाउ। अब एक बात और प्रोविडेंट फंड के बारे में लिखी हुई है, वो ना प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 है, ये पता नहीं कौन सा है। हमने तो 3 प्रोविडेंट फंड पढ़े थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाला न्यूमेरिकल किया था, एक रिकग्नाइज वाला किया था और एक अनरिकग्नाइज वाला किया था। ये पता नहीं कोई तीसरा प्रोविडेंट फंड है 1925 वाला, इसको बस माफ कर दीजिएगा, ये पेपर में आता भी कोई नहीं। ऐसे ही कभी लफ्ज आया तो सारे पैसे इसमें से माफ कर दीजिएगा। ओके। अच्छा, एक जगह और प्रोविडेंट फंड के बारे में लिखा हुआ था, वो असल में ना किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ था वो देख लें। वो लिखा हुआ था सैलरी के चैप्टर के दूसरे सफे पे कि प्रोविडेंट फंड से पैसे मिल रहे हैं आपको। ये जो था ना असल में, ये मैंने क्या कहा था, अगर आपको पेज 83 पे अगर आपको प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले तो ये टैक्सेबल है इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अगर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर ये पैसे प्रोविडेंट फंड से टैक्सेबल हैं। तो मोहतरम ये ना असल में यहां बता नहीं रहा, ये अनरिकग्नाइज वाले प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है। और पता है रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के अलावा क्या मिलता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट लिख लें, सारा टैक्सेबल होता है। ये अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है असल में, वहां लिखा नहीं हुआ इसने अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इससे मुराद इसकी यही है। तो ये ना अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है कि प्रोविडेंट फंड से आपको पैसे मिले इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देन इट इज व्हाट? इट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड सो इट विल बी टैक्सेबल। कहां टैक्सेबल होता था? इन द अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये बुक दीजिए। एक और चीज है मोहतरम जो आपको जहनों में आ सकती है, ये पेज नंबर 83 पे देखें, एंड पे पॉइंट जी आ रहा है। पेज 83 पे पॉइंट जी आ रहा है, यहां लिखा हुआ है पॉइंट एफ, एनी पेंशन और एनओटी। अब इधर भी पेंशन और एनओटी लिखा हुआ है पॉइंट एफ में। और अगर आप इधर आए पेज नंबर 106 पर, 102 पर, तो यहां भी पेंशन लिखा हुआ है। तो मोहतरम अब ये मतलब नहीं कि पेंशन उधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है, तो इधर जो पेंशन लिखा हुआ है 102 पे तो माफ है, तो 102 पे पेंशन माफ है, याद रखिएगा। वो जो 83 पे अभी मैंने आपको दिखाया ना पेंशन, वो सिर्फ ये लिखा हुआ था कि पेंशन सैलरी इनकम में आती है। इसका मतलब ये नहीं कि पेंशन टैक्सेबल बन जाएगी। पेंशन याद रखिएगा, हमने पढ़ लिया था, पेंशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो पेज 102 प्रिवेल करेगा और पेज 102 की बात आपने पेपर में माननी है और याद रखना है हमेशा पेंशन क्या है? माफ है। और यार एक और चीज है, वो क्या कहते हैं, लिखी हुई है पेज 105 पे, पेज 105 पे लिखी हुई है लीव इनकैशमेंट।
यहाँ लिखा हुआ है लीव इनकैशमेंट माफ है, तो मोहतरम ये जो लीव इनकैशमेंट लफ्ज आ जाए या लीव पे का लफ्ज आ जाए और ये माफ है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। तो पेपर में मुझे नहीं याद पड़ता कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सवाल आया हो। अगर न्यूमेरिकल्स में लीव इनकैशमेंट या लीव पे कोई इस किस्म का लफ्ज आएगा तो आप उसे टैक्सेबल करेंगे, आप उसे माफ नहीं करेंगे। माफ पढ़े किसके लिए है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। वरना जनरल हालात में जब भी पेपर में लफ्ज आ जाए लीव इनकैशमेंट या लीव पे, कौन सा पेज है? 105 का टॉप। तो लीव इनकैशमेंट को पेपर में आपने टैक्सेबल करना है। ओके, निकाल लेंगे चैप्टर 5। बड़ी मजे की आज हमारी डेफिनेशन शुरू होनी थी, टाइम लग गया इस तक आते आते। एसोसिएट्स, टू पर्सन्स शैल बी एसोसिएट्स, दो बंदे आपस में जानने वाले समझे जाएंगे। वेयर द रिश्ता बिटवीन द टू इज सच दैट वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर, कि एक बंदा जो है वो दूसरे की बात मान रहा है। ओके, अच्छा भाई, ये शेख रशीद साहब प्रिंसिपल हैं और उनका एक एजेंट है वसीम अकरम और उनका दूसरा एजेंट है इंजमाम। एक एजेंट है उनका वसीम अकरम और दूसरा एजेंट है उनका इंजमाम। तो शेख रशीद साहब प्रिंसिपल हैं और शेख रशीद साहब ने वसीम अकरम साहब को कहा हुआ है कि मोहतरम आपने क्या करना है, आपने जो है वो जाना है और जाके सरगोदा से जो है वो माल्टे खरीदने हैं और खरीद के फिर बेच दिया करने हैं। तो मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे एजेंट हैं। और दूसरे सिनेरियो में इंजमाम को भी ये कहा हुआ है कि मोहतरम मुल्तान के अंदर मैंगोज मिला करेंगे, गर्मियों के मौसम में आपने वहां जाया करना है, मैंगोज खरीद के बेच दिया करने हैं, मैं आपको कमीशन दे दिया करूंगा। तो जिसको नहीं कहते आप लोगों ने अपने एजेंट्स रखे होते हैं, तो आप लोगों ने भी शायद अपने एजेंट रखे हो। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट रखा हुआ है। तो बोले वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। वसीम अकरम इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट in accordance with the intentions of शेख रशीद। Therefore वसीम अकरम शेख रशीद का क्या होगा? एजेंट होगा। और इंजमाम is also expected to act, बोले सासन, इंजमाम is also expected to act in accordance with the intentions of शेख रशीद। इसलिए ये भी आपस में क्या हैं? एसोसिएट्स हैं। ये भी आपस में क्या हैं? लेकिन यार एक बड़ी अजीब सी चीज है, ये दोनों भी ना आपस में एसोसिएट हैं, because both are expected to act in accordance with the intentions, both are expected to act in accordance with the intentions of a third person। इस वजह से ना इन दोनों को भी हम एसोसिएट ही कहेंगे। तो ये तीन मैंने टिक लगाए हैं, ये तीनों आपस में क्या है? बोले एसोसिएट हैं। नोट करें जल्दी। I'm not giving you more than 10 seconds. It's over now. नोट करने वाले नोट करके फारिग हो जाते हैं। ओके, what's going on? ओके, चलें जी पढ़ लें। Two persons shall be, where one is expected to act in accordance with the intentions of other। जहां one is expected to act in accordance with the intentions of other, यानी 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 वसीम अकरम is expected to act in accordance with the intentions of शेख रशीद, या बोथ से क्या मुराद है? वसीम अकरम और इंजमाम। वसीम अकरम और इंजमाम भी एसोसिएट्स हैं बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अ थर्ड पर्सन। से मुराद यहाँ शेख रशीद है, सर लिख लें। और बोथ से मुराद वसीम अकरम और इंजमाम उल हक हैं। अच्छा, ये एक जगह जो है ना इस जनरल रूल की एक्सेप्शन पाई जाएगी, वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। ये है ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ और ये है सेल्स मैनेजर और ये है प्रोडक्शन मैनेजर।
तो माना कि सेल्स मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ सीईओ, एंड ये भी माना both are expected to act in accordance with the intentions of a third person, but लॉ मेकर ने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को इस डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, इसलिए नोट कर लें ये हजरात आपस में बोलें यार ये जो है ना इंजमाम और वसीम अकरम, ये 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते शेख रशीद की, प्लीज ये एम्प्लॉयज नहीं है, ये तो जरूरत पड़ने के ऊपर कभी वो पैसे भेजता है तो यार मैंगो खरीद के भेजो, आजकल खजूरें चल रहा है खजूरें खरीद के भेज दो, ये तो एजेंट है, ये तो कभी कभी इससे मिलने आते हैं शेख रशीद से, और ये तो 8 घंटे ड्यूटी देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन पाया जा रहा हो उसको प्रिंसिपल एजेंट नहीं कहते, तो ये फिर एक्सेप्शन में फॉल करेंगे। माना कि ये अपने बॉस की बात मान रहे होंगे, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को एसोसिएट्स की डेफिनेशन से हमने थ्रो अवे कर दिया। पढ़े ऊपर वाला एम्प्लॉयर है, नीचे वाले दोनों एम्प्लॉइज हैं, छोटा छोटा करके बनाया करें। ओके, और भी मिसालें आनी हैं। पॉइंट टू पर्सन्स शैल नॉट बी एसोसिएट्स, दो बंदे आपस में एसोसिएट solely because one is an employee of the other or both are employees of a third person. The following shall be treated as associates: an individual and a relative of individual, रिश्तेदार आपस में, और members of an AOP। इन दोनों में ना थोड़ी तफसील है, इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे। मैं पॉइंट सी की तरफ आना चाह रहा हूँ, असल में अगले वाले पॉइंट ना एबी को समझा देंगे, तो एबी के बारे में टेंशन ना लें, अभी एबी क्या है, सी में आए, बस याद कर लीजिएगा जरूर एबी सी। अच्छा जी, तो यार ये एओपी है, एओपी के पार्टनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं? पार्टनर्स। इसके 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और ए ने कितना सरमाया डाला हुआ है, बी ने, और सी ने 10%। तो मोहतरम सिर्फ ये एसोसिएट हैं, ये आपस में एसोसिएट नहीं है, नोट कर लें। क्यों? इसलिए कि ए का 50% से ज्यादा होल्ड है, तो जब ए का 50% ज्यादा होल्ड है तो ए और एओपी आपस में एसोसिएट है। तो पेपर में हम जो जवाब देके आएंगे आंसर, वो ये देके आएंगे कि मिस्टर ए एंड एओपी आर एसोसिएट्स, ये एसोसिएट है और उसका ये एसोसिएट है, ऐसे देख लें, ए और एओपी आपस में क्या है, एसोसिएट, क्योंकि ए अकेला कितने परसेंट होल्ड कर रहा है, मोर देन 50%। तो वैसे चलेगी किसकी इस पार्टनरशिप फर्म में? अगर कभी कोई फटाफुटा आया पार्टनरशिप फर्म में कि यार लाहौर में ब्रांच खोलनी है या गुजरांवाला में खोलनी है, ए कहेगा वोटिंग करा लो, बी और सी हंसने लग जाएंगे यार बड़ा तेज है, तो ये ए 60 वोट अपने आप को डाल लेगा, अब बी और सी जितने मर्जी वोट अपने आप को डाल लें, बी और सी फारग है, तो ए और एओपी आपस में क्या है हजरात, एसोसिएट है। A member of an AOP, a member of an AOP and the AOP, where the member इधर अकेला, where the member इधर अकेला, कौन? ए अकेला खड़ा है, where the member इधर अकेला। यार इसको जरूरत नहीं है together with an associate, इसको कोई और एसोसिएट मिलाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ें, ये मैं बाद में समझाऊंगा। where the member इधर अकेला, रेड मार्कर देखें बस, controls 50 और more of the right to income, उसके पास या तो 50 या उससे ज्यादा इनकम की पावर है, या 50 या उससे ज्यादा कैपिटल लाया हुआ है। कैपिटल क्या मतलब? सरमाया जो बिजनेस में होता है, और इनकम क्या मतलब? जो प्रॉफिट आने साल के एंड पे, या तो प्रॉफिट साल के एंड पे उसे 50 या उससे ऊपर मिले, या फिर बोले जो सरमाया है कैपिटल है बिजनेस का वो उसका 50 या उससे ऊपर हो। तो ऐसी सूरत में ए और एओपी क्या बन जाएंगे आपस में? बी और एओपी तो नहीं, सी और एओपी तो नहीं, कौन? ए और एओपी। कौन? ए और एओपी आपस में क्या बन जाएंगे? अच्छा जी, अब इसकी मिसाल कर लेते हैं, जो सेकंड बुलेट था इधर। ओके मोहतरम, ये जो है ना क्या कहते हैं, ये एओपी है, इसका एक पार्टनर ए है, एक बी है, एक सी है। बी के पास है 40% हिस्सा, ए के पास, बी के पास है 20%, 22%, और इसके पास कितना बन गया? 38%। अब देखने में कोई भी एसोसिएट नहीं है, लेकिन अंदर की बात बता दूं आपको, ये बी ना बानो है और ये ए की बीवी है, बेटर हाफ कहते हैं आप इसे, ए की बीवी है।
तो बी कौन है, क्योंकि ए असलम है और बी बानो है और बी ए की। तो अब देखें क्या दोनों मिलके, आप ये तो नहीं कहेंगे दोनों मिले हुए हैं आपस में, यार जाहिर बात है मिले ही होने दोनों ने आपस में, हद होगी, मिले ही होने आपस में, मियां बीवी हैं। तो ए और बी आपस में मिले हुए हैं, गेम डालेंगे ये, बिल्कुल। तो क्या ए बीवी को मिला के 50 से ऊपर पहुंच गए? तो ए पहुंची भी सरकार है, क्यों? बीवी को मिला के 50 से ऊपर पहुंचा हुआ है। ओके, तो ये भी आपस में एसोसिएट है, ये ए और बी भी आपस में एसोसिएट है, और ये बी और ए और बी भी आपस में एसोसिएट है, लेकिन ये आपस में एसोसिएट नहीं है क्योंकि सी तो चीमा है। चले नोट करें, असल में शौहर और बीवी के पास पैसे नहीं थे तो चीमे को कारोबार में डाल दिया, लेकिन चीमे की नहीं चलने देंगे मियां बीवी। शौहर बीवी को घर से ही कह के आएगा, जो मैं कहूंगा वो तो नहीं कहना है मीटिंग में, बीवी की सरताज बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंख का इशारा ही काफी होगा मेरे लिए। ओके, बस ना क्या इसे जान लेनी है, पढ़ें जी। A member of an AOP and the AOP, member of AOP and the AOP, where either A अकेला, इधर अकेला तो नहीं है, where either where the member together with a BV, together with a और बीवियां, yes it can be, इस दुनिया में आप, where with an associate with a BV और बीवियां, अंडर another application of this section का क्या मतलब है? पॉइंट ए, अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन के मुताबिक ये देखें आपस में एसोसिएट हैं, अंडर अनदर लाइन ऑफ दिस सेक्शन समझ लें, अगर एप्लीकेशन नहीं समझ आ रही, अंडर अनदर लाइन ऑफ दिस सेक्शन, मुझे वो लाइन बताएं सेक्शन की जिसके मुताबिक ये ऑलरेडी आपस में एसोसिएट बन चुके हैं। ए वाले सिनेरियो में ये क्यों आपस में ऑलरेडी एसोसिएट बन चुके हैं? क्योंकि मियां और बीवी तो रिश्तेदार होते हैं ना, इससे बड़ा कौन सा रिश्ता है। अच्छा, तो मियां और बीवी आपस में पॉइंट ए के तहत ऑलरेडी क्या बन चुके हैं? रिश्तेदार बन चुके हैं। तो ये रिश्तेदार तो आप पता है आपको वैसे ही आपस में मिले हुए होते हैं, सारे शेख मिले हुए होते हैं। ओके, पॉइंट डी, तो इसमें एसोसिएट ये थे, ए और बी भी आपस में थे, ए और एओपी भी थे और बी और एओपी भी थे। बीवी शौहर के साथ मिलकर 50 से ऊपर ऑन कर रही है, शौहर बीवी के साथ मिलकर 50 से ऊपर ऑन कर रहा है। और पॉइंट डी यार वो ऐसे ही है, अ ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट फ्रॉम ट्रस्ट, ये ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं नॉन प्रॉफिट, जो लोग इससे फायदा ले कहते हैं ये सारे आपस में जानने वाले हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, छोड़ें। पॉइंट ई, पॉइंट ई में वही मिसाल नोट कर लें पहले वाली, ये कंपनी एक्स है, इसके 3 शेयर होल्डर्स हैं, ए बी और सी। ए के पास 60% शेयर्स हैं, बी के पास 30% और सी के पास 10%। तो कंपनी के केस में मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। बता दें ये कौन सा वाला रिलेशन एसोसिएट है? ए और कंपनी एक्स का, नोट कर लें। ये किसकी मिसाल है? पॉइंट नंबर ई की। तो छेती छेती फारिग किया करें काम को। तो कौन कौन आपस में एसोसिएट हैं? आंसर ए एंड कंपनी एक्स, क्योंकि इस कंपनी में किसकी चल रही होगी? ए की चल रही होगी। लेकिन बी और कंपनी एक्स के साथ मैंने क्रॉस लगा दिया और सी और कंपनी एक्स के साथ भी क्रॉस लगा दिया। A shareholder in a company and the company where the shareholder either अकेला or together with बीवी और बीवियां control 50 और more of the voting power in the company, या 50 या उससे ऊपर वोट डाल सके आप कंपनी में, 50 और more of the right to dividend, या उस कंपनी में 50 या उससे ऊपर डिविडेंड कमा सकें, या 50 और more of the right to capital, या उस कंपनी में 50 या उससे ऊपर जो है वो सरमाया हो आपका। 3 चीजें 50 या उससे ऊपर हो सकती हैं। नंबर 1 वोटिंग पावर, नंबर 2 राइट टू डिविडेंड एंड नंबर 3 राइट टू कैपिटल। अच्छा, इधर एक और बात भी लिखी हुई है ये वाली, इसको मैं समझा दूं। कंपनी सी, कंपनी एक एम है, इसके शेयर होल्डर्स हैं
ए बी सी, ये क्या होता था? ए बी सी कितने गई सी? अच्छा सॉरी, ए के कितने परसेंट शेयर हैं जी? 48%। बी के तो सी के 30% हो जाएंगे। पूरा हो गया 100। अच्छा, अब ए ने बी को कहा यार मुझे ना 2% या 3% शेयर बेच दे, तो बी ने कहा चाचा मुझे पता है मैं बेचूंगा इधर से 3% शेयर, तेरे होंगे 3% शेयर, तू चलाएगा फिर पूरी कंपनी पे अपनी, तो चल भाग। बहरहाल बात आई गई हो गई। ए ने फिर को बंदा ढूंढा, मिस्टर डी, आपको पता है पैसे दे के बंदे भी मिल जाते हैं। ए ने पैसे दे के बंदा ढूंढा, मिस्टर डी, डी फॉर धमाका, तो धमाका बंदा ढूंढा। तो डी ने जाके बी से कहा कि मुझे 4% शेयर बेच दो, डी ने उसको बेच दिए, तो अब डी के पास हो जाएंगे 4% शेयर, लेकिन डी अंदर से मिला होगा, ठीक है। ए इसको खरीद चुका, ए इसको, कोई नहीं लिख लें, घर में किसने बुक देखनी है, बंदे भी खरीदे जाते हैं। ए इसको खरीद चुका है, घर में तो देखते तो नहीं घर वाले बुक आपकी, देख भी ली तो ये पेज किसने खोलना है, लिख लें ए इसको खरीद चुका है और डी मरने से पहले बिक चुका है। डी ने अपने आप को अपनी बोली लगाई थी, मुझे कितने में खरीदोगे? बड़ी देर से समझ आई है। ओके, आप बता दें जी अब कौन कौन एसोसिएट है? ए एंड कंपनी एम, ए एंड कंपनी, अब ये ना कहिएगा डी एंड कंपनी एम, डी तो वैसे ही एक डमी सा बंदा है, उसको खरीदा हुआ है, लेकिन ए एंड डी जरूर एसोसिएट हैं, लेकिन वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, वो आपने लिखना लिख लें, मर्जी है। मिस्टर ए एंड मिस्टर डी ये भी एसोसिएट हैं, ये तो वैसे जनरल डेफिनेशन के मुताबिक एसोसिएट हैं, क्योंकि डी इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ ए। लेकिन फिलहाल मैं कौन सा पॉइंट लगवाना चाह रहा हूँ आपको, पॉइंट नंबर मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ? ई। पॉइंट ई की रोशनी में ये एसोसिएट है। ये सेक्शन 85 चल रहा है, हाँ 85 चल रहा है, 85 इसका सबसेक्शन 3 चल रहा है, उसका पॉइंट ई चल रहा है। तो 85 3E की रोशनी में कौन कौन एसोसिएट है? कंपनी ए एंड कंपनी ए, मादर कहां से आ गया? मिस्टर ए एंड कंपनी एम। नहीं, वो डी से शेयर नहीं खरीदेगा, बस डी को ये कह दिया करेगा जो मैंने कहना है वो तूने कहना है। डी कहेगा और कुछ सर, और कुछ आपके लिए, तो बस ए उसको खरीद चुका है। और मोहतरम मेरी बात सुनना, जो लोग बिक चुके होते हैं फिर उनकी नहीं चलती। अच्छा जी वापस आ जाएं। वापस आ जाएं आप लोग, तो मैं ऐसे बात कर रहा था। अच्छा, तो शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी वेयर ईदर अकेला, ए अकेला कंट्रोल्स ईदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन। इंटरपोज्ड पर्सन वो मिस्टर डी था जो 2 नंबर बंदा बीच में डाला। इंटरपोज 2 नंबर बंदा, 2 नंबर बंदा। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी डेफिनेशन मतलब पूछने की जरूरत नहीं है, इंटरपोस्ट डिक्शनरी में देख लीजिएगा, देखना हुआ तो 2 नंबर बंदा जो आपने बीच में डाला है, इसकी वजह से अब आप माशाल्लाह माशाल्लाह जी 50 से ऊपर पहुंच गए हैं। ए देखें ए का लेवल चेक करें, तो माशाल्लाह जी फिर ए और कंपनी हम आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। भाईजान दीवार गिर जाएगी यार, ना इतनी ना टेक लगाया कर, थोड़ा टेंटिव रहा कर। अच्छा भाई आपको कह रहा हूँ मुस्कुरा तो दिया करो आगे से। मैं बंदा सीरियस हो गया है, सीरियस ना हुआ करें। चलें ठीक है यार, ओवर करो आज। ठहर जा सैलरी का होमवर्क, सैलरी का होमवर्क कौन सा दिया है? क्वेश्चन 4 खड़े हो जाएगा। खड़े हो जाएगा क्वेश्चन 4। आप कहीं भी ये कॉलेज में मैं कौन से 6 लाइनों 6 जो है सफ़ों के होमवर्क दे रहा हूँ, टेस्ट ये करें, ये करके आए आप हजरात। क्वेश्चन 10 3-4 लाइनों का है, ये करके आए क्वेश्चन 10। अब पेज नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, 8 9 के नीचे पड़ा हुआ है यार। 8 किया था नहीं किया था, हो गया था। अब व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल आया तो इसका मतलब है आप लोग ज्यादा फिर लायक है। तो किसी ने अगर 8 का सवाल पूछा तो मैंने उसे कह देना इन बच्चों को समझ आ गया था, आपको भी आ गया होगा। ओवर खत्म करो यार।